शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे ये पार्टिकुलरली अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार की तरफ से एक न्यू पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया गया है। एंड हमारी जो पुरानी पॉलिसी है वो फेल क्यों हुई है, पार्टिकुलरली यहाँ पर हम शिप बिल्डिंग से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि भारत सरकार ने जहाज बनाने जिसको बोलते हैं शिप बिल्डिंग और समुद्री इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ की एक नई योजना की घोषणा करी है, न्यू पैकेज को लॉन्च किया है। ये नई योजना 2015 वाली पुरानी योजना की जगह लेने वाली है जो मार्च 2026 में खत्म हो जाएगी। पिछले 10 साल में भले ही कुछ जो शिपयार्ड है मतलब जहाज बनाने की फैक्ट्रियां लाभदायक डिफेंस ऑर्डर से चल रहे थे, लेकिन पूरे भारत में केवल लगभग 6 छोटे व्यापारिक मर्चेंट शिप ही बन पाए थे। इसी से पता चलता है कि पुरानी योजना मतलब 2015 की जो स्कीम है ज्यादातर असफल रही, मतलब लार्जली फेल्योर हमको देखने को मिला है। इसलिए इस नई योजना के सफल होने के बारे में भी बहुत सारे की क्वेश्चन उठते हैं। मतलब पहले हम सोचे थे कि बहुत सारी जो नई नई कंपनियां हैं खड़ी होने वाली हैं शिप बिल्डिंग को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। नई योजना के टारगेट एंड चैलेंजेस की यहाँ पर चर्चा करी जाती है। इस पैराग्राफ में बताया जाता है कि नई योजना के क्या आखिर टारगेट रखे गए हैं। भारत बड़े व्यापारिक जहाज बनाने, भारत में जो बड़े बड़े जहाज हैं पार्टिकुलरली जो व्यापारिक जहाज हैं इनको बनाने की कैपेसिटी बहुत कम। इस योजना का टारगेट हमारी इस क्षमता को बढ़ा करके 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज मतलब जहाज का आकार मापने की यूनिट, इतना साइज हम बढ़ाना चाहते हैं। इसी के लिए सरकार प्लानिंग करी है। इसके अलावा इसके और भी जो उद्देश्य बताए गए हैं इस प्रकार से है, जैसे कि शिपयार्ड को हम अपग्रेड करना चाहते हैं। इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी रहेगी, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम लेकर के आएंगे। इसके बाद हम नए यार्ड बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसी जगहों पर हम नए शिपयार्ड बनाएंगे जहां जहाजों के पुर्जे बनाने वाली छोटी फैक्ट्री पहले से ही मौजूद है। तीसरे नंबर का टारगेट रखा गया है जहाज मालिकों की मदद करी जाएगी, जैसे कि नए जहाजों के लिए सरकार फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ फिर से ये उठ जाता है कि ये जो नई योजना कैसे करके सफल होगी, क्योंकि पुरानी योजना फेल हो गई थी। इसके बाद ग्लोबल स्टैंडर्ड को समझने की जरूरत है और वहां से हम क्या सीख सकते हैं। यहाँ पर दुनिया के बेहतरीन शिपयार्ड जैसे कि कोरिया, जापान, चाइना एंड भारतीय शिपयार्ड के तरीकों में अंतर समझाया जाता है। ग्लोबल तरीका क्या है, यहाँ पर हमको फाइन आर्ट देखने को मिलता है, मतलब बड़े जहाजों के बड़े बड़े हिस्से जिसको बोलते हैं कंपोनेंट ब्लॉक्स। तो जिनको हम कंपोनेंट ब्लॉक बोलते हैं, ड्राई डॉक मतलब जहां जहाज बनते हैं या फिर मरम्मत होते हैं, इसके बाहर ही पहले से तैयार कर लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल तरीका ये है कि बड़े जहाजों के बड़े बड़े हिस्से ड्राई डॉक के बाहर ही पहले से कर लिए जाते हैं। फिर बहुत बड़े क्रेन जैसे कि लगभग लगभग 1,000 टन वाले क्रेन की मदद से उन हिस्सों को ड्राई डॉक में लेकर के जोड़ दिया जाता है। ड्राई डॉक किसको बोलते हैं, जहां पर जहाज बन रहे हैं या फिर जहां पर जहाज की मरम्मत हो रही है, इनकी वेल्डिंग कर दी जाती है। इन बड़े बड़े देशों के शिपयार्ड इतने ज्यादा लंबे होते हैं कि वहां पर असेंबली लाइन जैसे काम होता है। आजकल एक बड़ा जहाज बनाने में पहली स्टील काटने से लेकर के समुद्री ट्रायल्स तक सिर्फ 1 साल का समय लगता है। लेकिन इंडिया में चीजें बिल्कुल अपोजिट हैं। एक दो को छोड़ दें तो भारत के ज्यादातर शिपयार्ड ना तो इतने लंबे हैं, ना ही उनमें इतने बड़े क्रेन हैं, और ना ही बाहर बाहर के हिस्से तैयार करने की हमारे पास जगह है और ना ही कैपेसिटी। साथ ही साथ जहाजों के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्रियां जिसको एंसिलरीज भी एक
समस्या है, बॉटलनेक पर चल रही है। इस वजह से भारत में जहाज एक तो जहाज बनने में लगभग 2 से 3 साल लग जा रहे हैं, मतलब हमारे इसमें डबल से ज्यादा समय लग रहा है। द मेन प्रॉब्लम एंड हिंटिंग एट द सॉल्यूशन, मुख्य समस्या की यहाँ हम चर्चा करेंगे और उसका सॉल्यूशन। भारत में जहाज बनाने की मुख्य समस्या आखिर है क्या और उसका संभावित समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में यहाँ बताया जाता है। मुख्य समस्या ये है कि भारत में जहाज बनने में लगभग 2 से 3 साल लगते हैं, जबकि दुनिया में 1 साल लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया है कि जहाज मालिक का जो पैसा है, कैपिटल है, बिना कमाई के ही 2 साल तक फंसा रहेगा। यही वजह है कि भले ही पुरानी पॉलिसी में जहाज बनाने की जो हाई कैपेक्स है, लागत है, इस पर सब्सिडी दी गई थी, इसके बावजूद भी भारतीय जहाज मालिक मतलब इंडियन शिप ओनर्स भारतीय यार्ड्स में नए जहाज ऑर्डर नहीं देते। इसके बाद यदि हम तुलना करते हैं चाइना के साथ में, चीन ने पूरी तरह से सोच समझ करके इस इंडस्ट्री को डेवलप किया है और कुशल लोगों को, स्किल्ड लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी खोले। भारत के लिए सुझाव ये है कि भारत को छोटे जहाजों जैसे कि 500 ग्रॉस टनीज से शुरुआत करना पड़ेगा। एक और दिक्कत ये है कि नए जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने से फाइनेंस की लागत मतलब कम ब्याज दर तो कम हो गई है, लेकिन ये सुविधा सिर्फ बड़े जहाजों के लिए। इसके बाद फिर असली समाधान की यहाँ पर सिफारिश करी जाती है, लॉन्ग टर्म डिमांड की गारंटी। ये आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट है। यहाँ पर बताया जाता है कि सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव देने से ही काम नहीं चलने वाला है। तो असल में जो इंसेंटिव है वो क्या हो सकता है? जहाज बनाने को बढ़ावा देने के लिए लॉन्ग टर्म ऑफटेक पॉसिबिलिटी इसकी जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि जहाज मालिकों को ये गारंटी चाहिए कि उनके द्वारा बनवाए गए जहाजों को लंबे समय तक यूज के लिए किराए पर लिया जाएगा, लॉन्ग टर्म शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि भारतीय जहाज मालिकों को भविष्य में लंबे समय तक के लिए मांग दिखाई नहीं देती है, डिमांड विजिबिलिटी बहुत कम है। देरी से होने वाले खर्च, कॉस्ट ओवररन्स फ्रॉम डिले के कारण वे भारतीय यार्ड में निवेश करने से डरते हैं या फिर हिचकिचाते हैं। जैसे यदि हम बात कर लें भारत की ग्रीन फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत, काकीनाडा और कोच्चि से ग्रीन फ्यूल बना करके एक्सपोर्ट करने के प्रोजेक्ट आए हैं, लेकिन उस फ्यूल को ले जाने के लिए ग्रीन शिप बनाने और उन जहाजों को लंबे समय के लिए किराए पर लेने का फायदा नहीं उठाया जा रहा है। इसके बाद ठोस सुझाव यहाँ पर हमें बताए जाते हैं कि आखिर और क्या किया जा सकता है। राइटर का कहना है कि सरकारी कंपनियां अगर अपने काम जैसे कि स्टैंड ओन्ड पावर कंपनियों के लिए कोयला आयात करना, ऑयल कंपनियों के लिए क्रूड ऑयल आयात करना, इसके लिए लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट या फिर टाइम चार्टर मतलब जहाज किराए पर लेना, इस प्रकार से यदि उनको मिल रहा है तो इससे जहाज मालिकों को भरोसा हो जाएगा और वे नए जहाज ऑर्डर करेंगे। इससे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। सेकंड वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली नेपाल में जो जेनजेट प्रोटेस्ट हुआ था उसके ऊपर फोकस करता है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम भारत और उसके पड़ोसी देशों में जो सत्ता में परिवर्तन हुआ है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही साथ इनमें समानता देखेंगे और किस प्रकार से ये आपस में अलग हैं। नेपाल में पहले कभी भी विरोध प्रदर्शन हुआ है, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन इस बार से कैसे अलग रहा है, इसका यहाँ पर एनालिसिस होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल की दोस्तों। इस आर्टिकल में बताया जाता है कि 8 सितंबर 2025 को काठमांडू में जैन जेट युवा पीढ़ी के प्रोटेस्ट अचानक चालू हो गए और बहुत तेजी के साथ में फैला भी, स्नोबॉल्ड रैपिडली जिसको बोला जाता है, जिससे नेपाल सरकार हैरान रह गई, दंग रह गई। पुलिस ने जरूरत से ज्यादा सख्ती किया, एक्सेसिव पुलिस रिएक्शन,
इससे जनता का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। एक्सप्लोजन ऑफ पब्लिक एंगर। हालात इतने तेजी से बदले, रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन, की अगले ही दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं, जिसकी कल्पना जनजेट प्रदर्शनकारियों ने कभी नहीं करी थी। अब बात करते हैं कि राइटर का कहना है जनजेट के प्रतिनिधियों, रिप्रेजेंटेटिव और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनका नाम है जनरल AR सिगडेल, के बीच बातचीत के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश, फॉर्मर चीफ जस्टिस, जिनका नाम है सुशीला कार्की, को 12 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री, एंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई जाती है। इनका एक ही काम है, मैंडेट है 6 महीने के अंदर नए चुनाव करवाना। संसद को भंग कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है, और विशेषज्ञों की एक गैर राजनैतिक कैबिनेट, ए पॉलिटिकल कैबिनेट ऑफ एक्सपर्ट बनाई जा रही है। इस सब के बाद अब सड़कों पर शांति लौट आई है, काम हमको देखने को मिल रहा है। आगे की चुनौतियों के बारे में बताया जाता है कि चुनाव 5 मार्च 2026 के लिए तय किया गया है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन यहाँ भी हैं। क्वेश्चंस परसिस्ट, जैसे जेनजेड खुद को एक राजनीतिक मंच के रूप में कैसे संगठित करेगा? पुराने स्थापित राजनीतिक पार्टियां क्या इन चुनावों के लिए तैयार हैं? साथ ही साथ संविधान में अमेंडमेंट होने वाला है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से नहीं किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा। ओपन ए पेंडोरास बॉक्स जिसको बोला जाता है। अब रीजनल कॉन्टेक्स्ट में हमको देखेंगे जहां पर पैटर्न ऑफ इनस्टेबिलिटी देखने को मिली है। ये नेपाल की जो घटना है, भारत के पड़ोस के एक बड़े संदर्भ में हम देख रहे हैं। 2020 का जो दशक रहा है, 2020 का दशक भारत के पड़ोस में राजनीतिक उथल पुथल, जिसको बोलते हैं टर्बुलेंट फेज का दशक रहा। एग्जाम्पल के तौर पर म्यांमार में सेना का कब्जा 2021 में हुआ, अफगानिस्तान में तालिबान का रिटर्न हुआ 2021 में, श्रीलंका में आंदोलन हुआ 2022 में, पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन हुआ 2023 में, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया 2024 में। ऐसे में एनालिस्ट्स इन घटनाओं में कोई पैटर्न या फिर साजिश ढूंढते हैं, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आगे क्लियर किया जाता है कि पहले जो हम चर्चा किए हैं ऊपर में, इसकी हर घटना की अपनी अलग हिस्ट्री है और अलग रीजन है। उन्हें एक ही पैटर्न में आप फिट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बांग्लादेश में शेख हसीना 2009 से पावर में रही और 2024 के चुनाव डिस्प्यूटेड थे। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार 2004 से राज कर रहा था। म्यांमार और पाकिस्तान में मिलिट्री का लॉन्ग स्पेल ऑफ रूल रहा है, और अफगानिस्तान में अमेरिका की फेल्ड इंटरवेंशन एक फेमिलियर पैटर्न है, जैसे वियतनाम में हुआ था। तो इस प्रकार से अगर इन सभी देशों की घटनाओं में कोई समानता है तो वो दो मेन पॉइंट। पहले नंबर की बात यह है कि यहाँ पर युवा लोगों ने भागीदार रहे, डोमिनेंट रोल ऑफ यूथ। सभी प्रोटेस्ट में यूथ ने बहुत बढ़ चढ़ के एक्टिव रोल निभाया था। सेकंड नंबर में आ जाता है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, यहाँ पर टोटल अनएम्प्लॉयमेंट 4 से 5% है, लेकिन जो युवाओं की बेरोजगारी है वो 16% से भी ऊपर है, और नेपाल में तो ये 20% से भी ज्यादा हो गई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा हो जाती है। आगे राइटर का कहना है कि लंबे समय तक राजनीतिक स्टेबिलिटी होने के बावजूद श्रीलंका और बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्यों हुई? वहां एक ही लीडर लंबे समय तक राज कर रहा था, जैसे कि श्रीलंका में राजपक्षे और बांग्लादेश में हसीना। लेकिन इस लंबी सत्ता के कारण नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, करप्शन बढ़ने लगा, और लोकतंत्र जवाबदेही, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के प्रति डिसडेन पैदा हो गया, अनादर, जिससे जनता में गुस्सा आया। यहाँ पर नेपाल की सिचुएशन अलग है। श्रीलंका या फिर बांग्लादेश के उल्टे नेपाल में गवर्नमेंट बार बार बदलती रही। फ्रिक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस हुए। 2015 के बाद से 7 गवर्नमेंट बनी है, लेकिन उनमें एक ही लीडर, जैसे कि ओली या तो प्रचंड या फिर देवगन, बारी बारी से पीएम बनते रहे, म्यूजिकल चेयर जिसको बोलते हैं।
इस बाहरी इनस्टेबिलिटी के अंदर एक अजीब सी इंटरनल स्टेबिलिटी थी, जहां भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद फ्लोरिश हुआ, लेकिन इस इनस्टेबिलिटी के कारण जॉब ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। इसके बाद नेपाल्स लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन, मतलब 1990 से 2015 तक के टाइम पीरियड की यहाँ पर चर्चा करी जाती है। 1990 पहला जन आंदोलन हुआ, जिसमें पंचायती राज की जगह मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आई और मोनार्की की पावर कम हुई। पहले वहां राजा का शासन चलता था। इसके बाद 1996 से 2006 के बीच में माओइस्ट इंसर्जेंसी हुई, जिसमें 17,000 लोग मारे गए। 2006 में किंग ज्ञानेंद्र के डायरेक्ट रूल के खिलाफ दूसरा जन आंदोलन हुआ था, जिसने मोनार्की को खत्म करने की राह को आसान कर दिया। फिर 2008 में नेपाल को रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है। 2015 में 7 साल की देरी से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। इन 7 साल में 6 प्राइम मिनिस्टर बदले, जो ये बताता है कि इनस्टेबिलिटी कोई नई बात नहीं है हमारे देश के लिए। फिर द डिफरेंस इन 2025 प्रोटेस्ट। 2025 के जो प्रोटेस्ट हैं और पुराने आंदोलन, उसके अंतर को यहाँ बताया गया है। 1990 और 2006 के आंदोलन पॉलिटिकल पार्टीज के नेतृत्व में थे और उनका टारगेट था मोनार्की से पावर को क्या करना है, छीनना है, मतलब राजा से सत्ता छीनना है। लेकिन 2025 के प्रोटेस्ट में फ्रस्ट्रेशन सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ है, जिन पर कोएलिशन पॉलिटिक्स का गलत यूज करना, पर्सनल वेल्थ इकट्ठा करने का आरोप लगाया जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट्स रोल एंड द आर्मीज इन्फ्लुएंस की बात करी जाती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट की रोल और आर्मी के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट पौडेल ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे। उन्होंने अंतरिम पीएम की नियुक्ति को जस्टिफाई करने के लिए आर्टिकल 61 का हवाला दिया, जो एकदम बहुत नॉर्मल सी बात है, जो कहता है राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करना। असल में नेशनल इमरजेंसी न घोषित करने पर आर्मी चीफ जनरल सिगदेल ने एक पॉलिटिकल रोल निभाया है और जेनजेट के साथ बातचीत करी। आर्मी ने कुछ लीडर्स को उनकी सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री कैंटोनमेंट में भी रखा। मतलब चीज क्लियर है कि प्रेसिडेंट ने आर्मी पर इसलिए डिपेंड किया क्योंकि समाज में सिर्फ आर्मी ही ऐसा है इंस्टीट्यूशन है जिसकी रिस्पेक्ट है। अब अंतरिम पीएम सुशीला कार्की, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की 3 प्रायोरिटी बताई। 5 मार्च को चुनाव करवाऊंगी, पुलिस की ज्यादती और प्रदर्शनों में हुई हिंसा की जिम्मेदारी तय करना, तीसरे नंबर में हाई लेवल के लीडर के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करना और उन पर मुकदमा चलाना। लेकिन बोला जा रहा है कि ये काम बहुत आसान नहीं होने वाला है। दूसरा और तीसरा काम काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि रिपोर्ट्स आई हैं कि पॉलिटिकल गैंग्स ने जेनजेट की प्रोटेस्ट में घुसपैठ करी थी और नेपाल की जस्टिस सिस्टम में फास्ट ट्रैक प्रोसिक्यूशंस लगभग नामुमकिन है, मतलब जल्दी मुकदमा चलाना यहाँ पर संभव नहीं है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ए रिस्की पैथ। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की रिस्की सजेशंस के बारे में बताया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 275 सदस्यों वाली पार्लियामेंट है, किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनने से रोकता है। इसलिए कुछ लोग डायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और फेडरलिज्म खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन और नेशनल रेफरेंडम के थ्रू इन आइडियाज को पुश करना और भी डिफिकल्टी पैदा कर देगा। फेडरलिज्म या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को कम करना, डाइल्यूट करना, मदेशी, जनजाति और थारू कमिटीज के बीच जरूर नए प्रोटेस्ट को जन्म दे देगा। स्पार्क्स प्रोटेस्ट जिसको बोला जा रहा है। इसके बाद रिस्क फॉर इलेक्शन टाइमलाइन एंड न्यू फोर्सेस। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की कोशिशें अनचार्टर्ड पॉलिटिकल टेरिटरी, मतलब अनजाने राजनीतिक इलाके में कदम रखना है और प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने के एश्योरेंस के अपोजिट होगा। इससे चुनाव शेड्यूल खतरे में चले जाएगा। पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लीडरशिप में बदलाव करना जरूरी है, जिसका पुराने लीडर्स रजिस्ट करेंगे, विरोध करेंगे।
इस दौरान यूथ लीडर्स के नेतृत्व में नई पॉलिटिकल फोर्स इमर्ज हो सकती हैं और ये भी पॉसिबल है कि मोनार्की को सपोर्ट करने वाले एलिमेंट्स, जिसको बोलते हैं प्रो मोनार्की एलिमेंट, भी अपनी लॉस्ट ग्राउंड वापस लाने का यहाँ पर मौका ढूंढते रहें। इसके बाद आखिरी पैराग्राफ में इंडिया और नेपाल के रिलेशन को बताया जाता है। इंडिया की रोल और बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ बताया जाता है। अच्छी बात यह है कि इस पूरे टर्मोइल में नेपाल की मीडिया ने इंडिया की आलोचना नहीं करी। इंडिया के रिस्ट्रेंड ऑफिशियल स्टेटमेंट और पीएम मोदी की सुशीला कार्की को बधाई की फोन कॉल ने कम्युनिकेशन चैनल को ओपन रखा है। नेपाल के लिए सबसे बेस्ट वे है क्या है कि जो 5 मार्च को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, पीसफुल, फ्री एंड फेयर। वेस्टेड इंटरेस्ट का कोई भी एम्बिशियस मूव अनसर्टेनिटीज को बढ़ाएगा, मिसट्रस्ट पैदा करेगा और पिछले 2 दशकों में नेपाल ने जो डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव गेन हासिल किए हैं, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे।